जम्मू, पुंछ, राजौरी एक वक्त में एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, लेकिन अब जम्मू से राजौरी और पुंछ को अलग करके उसे अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है और जम्मू अलग से एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुका है। अब जम्मू के इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद का ये पहला चुनाव है। हालांकि आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि इन चुनावों में क्या होगा, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं। साल 2019 में जब चुनाव हुआ तब भी जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारी भरकम वोट कांग्रेस को पड़ा था, लेकिन 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जिन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में कांग्रेस ने केवल 2,28,000 के करीब वोट लिया था। अब वो जो जिन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस ने भारी भरकम लगभग कोई 3,22,755 के करीब वोट लिए थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसियां हो गई हैं बाहर। और उन कॉन्स्टिट्यूएंसियों के बाहर होने के बाद अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसियां नई इसमें ऐड हुई हैं उसमें रियासी, गुलाबगढ़ और श्री माता वैष्णो देवी की ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। गुलाबगढ़ में 94,257 के करीब वोटर हैं, रियासी में 85,212 वोटर हैं और श्री माता वैष्णो देवी में 55,721 के करीब वोटर हैं। तो अगर इसकी गिनती कुल की जाए तो ये कोई लगभग 2,20,000 या 2,30,000 के करीब नंबर बैठता है रियासी का, जो वोटर इसमें ऐड हुआ है। लेकिन जो वोटर इससे कॉन्स्टिट्यूएंसी से सब्ट्रैक्ट हुआ है वो वोटर है राजौरी और पुंछ के 2 जिलों का। अब आंकड़े क्या बताते हैं उस पर हम बात करेंगे। पहले आपको थोड़ा सा यह आंकलन करवाएं कि पोजीशन क्या रही है इतिहास में। अगर बात की जाए रामगढ़ की तो मेरे पास साल 2019 की पूरी डिटेल मेरे पास मौजूद है और इस डिटेल में जब मैं देखता हूं तो सांबा, विजयपुर दोनों इन जगहों पर रमन भल्ला ने 11,117 वोट लिए थे। 16,839 के करीब वोट विजयपुर में कांग्रेस को पड़े थे। 19,779 के करीब वोट उन्हें नगरोटा में पड़ा था और 35,508 के करीब वोट उन्हें गांधीनगर में पड़ा था साल 2019 में। अब इस समय आंकड़े क्या बता रहे हैं? आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार रामगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐड हुई है, उसमें लगभग 88,507 के करीब वोटर है। सांबा में 90,698 के करीब वोटर है। विजयपुर में 79,877 के करीब वोटर है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहां की वोटर की पोजीशन क्या है। अब विजयपुर में आज 79,877 के करीब वोटर है और अगर मैं साल 2019 की बात करूं तो इस विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 66,886 के करीब वोट जो है जुगल किशोर को पड़ा था और रमन भल्ला को केवल 16,839 वोट पड़े थे। ये वो समय है जिस समय सुरजीत सिंह सराथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा उस समय थे और आज सुरजीत सिंह सराथिया भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सांबा की मैं बात करूं, वहां 52,238 के करीब वोट थे और उस 52,538 वोट जुगल किशोर को पड़ा था और केवल 11,117 वोट रमन भल्ला को पड़े थे साल 2019 में। अब इस बार की अगर बात की जाए तो सांबा में 90,698 के करीब वोटर है, यानी नंबर ऑफ वोटर भी जो है वो बढ़ा है। और उस समय भी ये मुकाबला बिल्कुल सीधा और सटीक रमन भल्ला और जुगल किशोर के बीच में था। किसी दूसरे कैंडिडेट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई अच्छा खासा वोट पड़ा हो, मेरे सामने पूरा टेबल है, बिल्कुल 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जम्मू में बिश्नाह की बात करें तो 1,18,782 वोट इस बार है। सुचेतगढ़ में 1,13,434 के करीब वोट है। आरसपुरा जम्मू साउथ में 1,25,430 के करीब वोट है। बहू में 1,21,184 के करीब वोट है। जम्मू ईस्ट में 1,06,837 के करीब वोट है। भलवाल नगरोटा में 95,551 के करीब वोट है इस बार। जम्मू वेस्ट में 1,05,585 के करीब वोट है और जम्मू नॉर्थ में 1,09,382 वोट है। मड़ एससी रिजर्व है, 93,326 वोट वहां पर है।
अखनूर एससी रिजर्व है, उसमें 94,893 के करीब करीब वोट हैं। छंब में 1,05,086 वोट है और कालाकोट सुंदरबनी की जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें 96,976 वोट है और टोटल वोट 17,80,738 है, जो इस जम्मू लोकसभा क्षेत्र में पोल होना है। इसमें से कितना पोल होगा वो तो 26 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना वोट जो है पड़ना है। अगर साल 2019 की बात करें तो जो मेरे पास फिगर है उसके मुताबिक 14,55,290 के करीब करीब वोट था टोटल, और टोटल वैलिड वोट्स जो थे वो 14,76,177 के करीब करीब वोट जो है वो पड़ा था साल 2019 में। और इस 14 लाख में से जो जुगल किशोर ने टोटल वोट लिया था वो मैं आपको बता दूं वो था 8,58,066 और रमन भल्ला ने उनके मुकाबले में 5,55,191 के करीब करीब वोट लिया था। और बाकी जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो सुशील कुमार थे, गुरसागर सिंह थे, लाल सिंह थे, और ये वो लाल सिंह नहीं, ये एक दूसरे लाल सिंह है, उसके अलावा परसीन सिंह थे, राजीव चुन्नी थे, सुभाष चंद्र थे, या उसके अलावा गुलाम मुस्तफा चौधरी थे, शहजाद शबनम थे, सैयद जीशान हैदर थे, कोई भी प्रत्याशी इनमें से कोई बड़ा वोट लिया हो किसी ने, ऐसी सूरत बनी ही नहीं थी। इस बार भी मुकाबला सीधा सीधा रमन भल्ला और जुगल किशोर के बीच में। क्या होगा वो तो जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन अब आंकड़े क्या बताते हैं, आंकलन कर सकते हैं हम कि कांग्रेस कहां पर है और कहां थी 2019 में और आज 2024 में, जब बहुत सारे लीडर कांग्रेस से चले भी गए हैं, वर्कर बहुत सारे पार्टी छोड़कर गए हैं, हालांकि चौधरी लाल सिंह अंत मौके पर वापस आए हैं, मगर पोजीशन क्या रहेगी। अब जिससे मैंने आपको कहा कि अगर हम गुलाबगढ़, रियासी और माता वैष्णो देवी यानी रियासी जिले की बात करें तो इस जिले में साल 2019 में भी भारी भरकम वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था जब ये उधमपुर के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब ये इस बार जम्मू के साथ है और इसमें दो नई कॉन्स्टिट्यूंसियां जैसे श्री माता वैष्णो देवी और रियासी की दो कॉन्स्टिट्यूंसियां बनी हैं। अब इन दो कॉन्स्टिट्यूंसियों की अगर हम बात करें तो इसमें भी लगभग, जैसे मैंने आपको 1,30,000 के करीब करीब वोटर है, वो कहां जाएगा वो भी देखना है, और कितना मत यहां पर जो है वो कांग्रेस को पड़ेगा वो भी देखना होगा। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ यहां पर अलायंस में है और यहीं पर अपनी पार्टी के नेता एजाज अहमद और उनके भाई मुमताज अहमद भी हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों ने अभी तक कोई क्लियर नहीं किया है कि वो उनका वोट, जो पार्टी का वोट है या जो उन दो भाइयों का अपना वोट है, वो कहां किस पार्टी को पड़ेगा। उन्होंने उस पर कोई अभी तक ना कोई बयान दिया है, ना कुछ साफ हुआ है कि उनका वोट कहां जाने वाला है। गुलाबगढ़, रियासी और माता वैष्णो देवी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट भी है, कांग्रेस का वोट भी है, बीजेपी का वोट भी है, मगर ये स्ट्रांग होल्ड आज भी बीजेपी का माना जाता है। अब सांबा जिले की हम बात करें, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, अब इन तीन इलाकों की अगर मैं बात करूं तो साल 2019 का फिगर मेरे सामने है और इस फिगर को थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करूंगा कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक इस सांबा का ताल्लुक है वहां पर 52,538 वोट्स बीजेपी को पड़े थे, तो कांग्रेस को उसके मुकाबले में केवल 11,117। विजयपुर में भारी मत 66,886 वोट बीजेपी को पड़ा, यानी ना के बराबर वोट रमन भल्ला को वहां से मिला 16,839। ये दो जगहें थी। अब इस बार चूंकि इसमें रामगढ़ ऐड हुआ है, देखना यह होगा कि वहां पर जब वोट पड़ता है, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, लोगों में उत्साह भी होगा और यह भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। बड़े जितने भी लीडर इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वो या तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में चले गए हैं या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और कांग्रेस का भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कांग्रेस की भी यहां पर इकाई मौजूद है। देखना यह होगा कि क्या रमन भल्ला को एंटी इनकम्बेंसी का कोई फायदा होता है, और अगर होगा भी तो क्या इतना बड़ा फायदा होगा जितने बड़े फायदे से रमन भल्ला नेक टू नेक वाली पोजीशन में आ जाएंगे, वो देखना होगा। क्योंकि आपको कोई पता नहीं वोटर कहां जाने वाला है। बड़े मुद्दे हैं, टोल प्लाजा का मुद्दा है, अन्य कई और मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से और खास तौर पर लोकसभा सांसद से नाराज है। जुगल किशोर को लेकर भी बहुत बार लोगों ने यह मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने नायलन की चप्पल कही, उन्होंने ट्रेन के बारे में कहा जी मेट्रो जम्मू में चलने वाली है, और भी कई उन्होंने बातें वहां पर की, उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें, उस समय पुलवामा हुआ था, उस समय ऑपरेशन बालाकोट हुआ था,
अब ऑपरेशन बालाकोट के बाद जो उत्साह था और जो लोगों में एक जज्बा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देना है, तो वो जज्बे का कोई मुकाबला नहीं था। तो उसका नतीजा ये निकला कि वोट बड़ी भारी भरकम तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त सांबा जिले में पड़ा। आज मामला है राम मंदिर का, आज मामला है 370 का, लेकिन वहीं पर लोग जमीनों के कानूनों से परेशान हैं, अन्य कुछ और लोगों की परेशानियां हैं। क्या वर्क करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को जो प्लस है, क्या उस प्लस के कारण बीजेपी को फायदा होगा और पिछली बार जो वोट पड़ा था उससे ज्यादा वोट पड़ेगा? वो भी देखना होगा। और क्या बिना वर्कर के या बिना, जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक बूथ पर आपका कार्यकर्ता नहीं है तो वोटर जब जाएगा तो वोट डालेगा किसको, वो भी एक चिंता का विषय है। उसको लेकर भी कांग्रेस को सोचने और समझने की जरूरत है। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि बीजेपी का भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास कार्यकर्ता है और साथ में उनके पास हर बूथ पर जो है उनका वर्कर मौजूद है, ये भी पार्टी को एक प्लस है। अन्य बाकी दल भी हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर मुकाबला दो दलों के बीच में नजर आ रहा है कि ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है यहां पर। अब बात करें बिश्नाह की, सुचेतगढ़ की, आरसपुरा की, बहू की, जम्मू ईस्ट, भलवाल नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़, अखनूर, अब इन और उसके अलावा छंब, अगर इन सारे जगह कॉन्स्टिट्यूंसीज की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की जाए तो मेरे सामने सब कुछ है। जम्मू ईस्ट की अगर मैं, गांधीनगर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो रमन भल्ला का अपना गढ़ है। वहां से रमन भल्ला को उस 2019 के चुनाव में भी अगर 69,340 वोट गांधीनगर से बीजेपी को पड़ा था तो 35,508 वोट रमन भल्ला को भी पड़ा था। तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये वोट अगर बढ़ेगा तो कितना ज्यादा बढ़ेगा, और क्या ये वो जो खाई है रमन भल्ला और जुगल किशोर के बीच में जो साल 2019 में थी, यानी उन्हें 35,000 वोट पड़ा और उसका दुगना वोट जो है वो जुगल किशोर को पड़ा, साफ तौर पर दर्शाता है कि उस दुगने वोट को कम करके अपने बराबर जो है रमन भल्ला को करना है, जो बहुत परिश्रम का काम है। अब अगर जम्मू ईस्ट की बात करें तो वो भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 25,600 वोट वहां पर बीजेपी को पड़ा और केवल 7,081 वोट जो है रमन भल्ला को पड़े थे। आज जम्मू ईस्ट में 1,06,837 के करीब वोटर है। अब ये देखना होगा कि जिस समय ये वोट पड़ता है तो कितना वोट पड़ेगा और इसमें कांग्रेस कितना वोट ले पाएगी। आगे चलते हैं, जम्मू वेस्ट में 81,209 वोट, मतलब कोई मुकाबला नहीं। एक तरफ रमन भल्ला को पड़े 15,081 के करीब वोट और दूसरी तरफ 6 गुना ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी को साल 2019 में पड़ा था। ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखने की जरूरत है। अब बहु एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, 1,21,184 के करीब वोट है। यहां पर भी दोनों पार्टियों को जहां तक मैंने आपको कहा कि जम्मू को लेकर एक धारणा लोगों में बनी हुई है कि यहां का मतदाता जब तक वोट नहीं पड़ता तब तक उसके विचार, तब तक उसकी बातचीत, तब तक उसका मिजाज कुछ भी हो सकता है, लेकिन वोट वाले दिन मशीन के सामने जाते उसका मिजाज जो है वो तब्दील हो जाता है। अब बात करें भलवाल नगरोटा की। भलवाल नगरोटा के बड़े ताकतवर लीडर देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे और मजबूती के साथ उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े थे और उसी के चलते 38,252 वोट जुगल किशोर को मिला था और उसका आधा 50% वोट 19,779 वोट जो है वो रमन भल्ला को पड़े थे। अब इस बार जुगल किशोर भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, देवेंद्र सिंह राणा भी इस समय बीजेपी में है, तो कोई मजबूत प्रत्याशी वहां से कांग्रेस के लीडर के लिए कैंपेन कर रहा हो वो दिखाई नहीं देता। हालांकि कुछ एक लोग जरूर हैं, लेकिन उसमें एक और बड़ा नाम था, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो उसके चलते यहां से कितना वोट पड़ेगा वो भी देखने की जरूरत है कि दोनों पार्टियां कौन सी पार्टी कितना वोट लेगी। अच्छा, आगे और जैसे मैंने आपको अगर भलवाल नगरोटा की बात भी की जाए तो आज के समय में अगर देखा जाए तो वहां पर भी नजर आ रहा है कि जो बड़े नेता थे वो निकल कर अब इस तरफ आ चुके हैं और वहां पर जाहिर सी बात है श्यामलाल शर्मा हो या देवेंद्र सिंह राणा हो, दोनों जो ये लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत है, अनुभव होने के साथ साथ में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों तरफ से ये लीडर जो है सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी वहीं पर लगे हुए हैं, वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कुछ बचा खुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वोटर को कन्विंस किया जाए, उनको कहा जाए कि आपने इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को वोट देना है। आगे बढ़ते हैं, मड़ की बात करेंगे तो मड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जैसे उतरा है
वहां पर 50,911 वोट बीजेपी को पड़ा था और केवल 9,641 वोट कांग्रेस को पड़ा था। यानी यहां पर भी 5 गुना ज्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को साल 2019 में पड़ा था और कांग्रेस को नाम मात्र यानी 9,641 वोट पड़ा था। सुचेतगढ़ की अगर बात की जाए तो सुचेतगढ़ में तरनजीत सिंह टोनी इस बार कांग्रेस के साथ हैं। 38,988 के करीब वोट जुगल किशोर को पड़ा था और केवल 9,835 वोट रमन भल्ला को पड़ा था। यानी यहां लगभग 4 गुना ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा था। आरसपुरा की बात करें तो वहां पर 41,773 वोट जुगल किशोर को पड़ा था और 17,034 वोट रमन भल्ला को पड़ा था। यानी रमन भल्ला को जितना पड़ा उसका दुगना वोट जो है यहां से बीजेपी ने लिया। अब इस बार सुचेतगढ़ में 1,13,434 के करीब वोटर हैं। बिश्नाह की बात की जाए तो 58,260 वोट बीजेपी को और केवल 10,353 वोट जो है वो कांग्रेस को पड़े थे। तो यहां भी 6 गुना ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा और कांग्रेस को केवल 10,353 वोट पड़ा। इस साल 2019 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं तो छम की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। 48,190 वोट वहां पर जुगल किशोर को पड़े थे और 12,780 वोट जो है वहां पर कांग्रेस को पड़ा था। हालांकि ये वो इलाका है जहां से पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद आते हैं। बड़ा मजबूत माना जाता था यहां पर ताराचंद को, लेकिन यहां पर भी 4 गुना ज्यादा वोट जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़े। अब उसके बाद थोड़ा सा हम और अगर आगे बढ़ते हैं और अखनूर में चले जाते हैं तो वहां पर तो 8,900 वोट केवल कांग्रेस ने लिया था और 68,641 वोट, यानी लगभग आप समझ लीजिए अगर 8,000 के हिसाब से भी मैं लगाऊं तो 8 गुना ज्यादा वोट अखनूर में जो है वो कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी को पड़ा था और कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल यहां पर अखनूर में 8,900 वोट मिले थे। और ये वो कालखंड है जिस कालखंड में कांग्रेस के बड़े दिग्गज वहां पर खुद मौजूद थे। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, अब छम की बात तो मैंने आपको सुना दी। कालाकोट सुंदरबनी की अगर मैं बात करूं तो अब केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी बची है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को जम्मू संभाग के साथ रखा गया है, वो कालाकोट सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहां कालाकोट में लगभग बराबरी का मामला था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। 29,195 वोट बीजेपी को पड़ा था और 27,927 वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ा था। अब यहां पर कहानी पलटती है। जो रमन भल्ला को 5,51,187 वोट मिला था, उसमें से 3,22,755 वोट उन्हें नौशेरा, दरहाल, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर और हवेली से मिला था। अब ये सारे का सारा वोट अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो चुका है। तो इस वोट को आपने पहले ही माइनस कर देना है 3,22,755 को, तो 55 को पहले आपने माइनस करना है 5,51,187 में से। तो रमन भल्ला की शुरुआत इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,28,432 वोटों से होगी, जो वोट उनको बाकी 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में पड़ा था। अब इन परिस्थितियों में रमन भल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। लोगों की नाराजगी बीजेपी के लोकसभा के जो सांसद रहे हैं उनसे जरूर होगी, लेकिन वहीं पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को और उनके कामकाज को लेकर उनसे संतुष्ट भी नजर आते हैं। आम आदमी से जब आप जमीन पर जाकर बात करते हैं तो जो डोडा उधमपुर में आम आदमी कह रहा था, वही आपको जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आम आदमी कहता नजर आएगा कि वो सांसद से नाराज हैं लेकिन प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं। अब ये एक पैराडॉक्स है, लेकिन क्या ये जमीन पर इस तरीके से काम करेगा? क्या इन सारे समीकरणों में जुगल किशोर और रमन भल्ला के बीच में टक्कर होगी तो इस टक्कर का नतीजा क्या निकलेगा? अभी तक अगर ऑन पेपर देखा जाए तो बीजेपी कंफर्टेबल नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर बीजेपी के नेता कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सभी नेताओं का यह कहना है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मगर जब चुनावी मैदान में आप उतरते हैं, नेता कितना भी बड़ा हो, उसे चिंता रहती है कि आखिरी दिन जिस दिन
वोट पड़ना है, जिस दिन पहले मतपेटियां होती थी, अब तो मशीन्स हैं, तो जिस दिन वोटिंग मशीन पर बटन दबना है, तो बटन दबाते वक्त वोटर किसका बटन दबाएगा, किस निशान पर बटन दबाएगा, यह जरूरी है। और राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परेशानी है, जैसे मैंने आपको कहा, अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 17,80,738 के करीब वोट है। 17,80,738 में से कितना वोट पोल होगा? अगर मैं बात करूं साल 2019 की, तो 14,84,387 के करीब वोट पोल हुआ था। यानी आप यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पर मतदान हुआ था। इस बार वैसे मुद्दे नहीं हैं, इस बार वैसे इश्यूज नहीं हैं। डोडा में भी देखने को मिला कि कहां 78% पोलिंग साल 2019 में हुई, लेकिन 2024 में उतना मत प्रतिशत नहीं। हालांकि तब भी भारी बारिश के कारण भी लोग अंतिम मौके पर भी लोग जो है वोट डालने के लिए गए, और जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक लगभग 65% से ऊपर जो है पोलिंग इस इलाके उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र में हुई है। क्या उतनी ही प्रतिशत पोलिंग जो है वो जम्मू रियासी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी? और रियासी के ऐड करने से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ज्यादा फर्क पड़ा हो, नजर में नहीं आता। साफ तौर पर यह लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 3,22,755 वोट एक कांग्रेस के प्रत्याशी को केवल और केवल एक ही 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से पड़ता है, और इसी प्रत्याशी को बाकी पूरी की पूरी 15 कॉन्स्टिट्यूंसी से 2,28,432 वोट पड़ता है। तो ये साल 2019 था, लेकिन अब साल 2024 है। सांसद को भी 10 साल हो चुके हैं, और अगले 5 साल के लिए सांसद मैदान में है। दूसरी तरफ रमन भल्ला भी कांग्रेस की भारी भरकम नेता हैं, बड़े नेता हैं। उनकी छवि गांधीनगर में अच्छी है, लोगों के बीच में उनका यह भी है कि वो लोगों से बात करने वाले, मिलने जुलने वाले आदमी हैं, और लोगों के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के लंबे समय से कांग्रेस में बने हुए हैं, बीच में अटकलें भी लगी, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं गए, कांग्रेस में बने रहे। उसके बाद उन्हें कांग्रेस का कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बना दिया गया, उनकी सीनियरिटी को और उनकी पोजीशन को देखते हुए, और लंबे समय से कांग्रेस के साथ चलते आ रहे हैं। तो लोकसभा का मैंडेट उनको ये जो इस बार दूसरी बार मिला है, इस लोकसभा के मैंडेट को लेने के बाद भी जब वो ग्राउंड पर, जमीन पर चलना उन्होंने शुरू किया है, तो कुछ बॉटलनेक्स हैं उनके लिए। पहली दिक्कत तो यह कि कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसे यूं समझ लीजिए रिजरेक्ट करना, दोबारा से पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना है। दूसरी परेशानी उनके लिए यह है कि सत्ताधारी दल बहुत मजबूत है, और दल मजबूत होने के साथ साथ में उनका कार्यकर्ता हर बूथ पर मौजूद है। तीसरी परेशानी, साल 2019 में जो बड़े नेता साल 2019 में रमन भल्ला की पार्टी में थे, वो आज रमन भल्ला की पार्टी को छोड़कर जुगल किशोर की पार्टी में। तो ये सारे बॉटलनेक्स हैं। और उसके बाद कांग्रेस में कमजोर होने के बावजूद कांग्रेस की आंतरिक लड़ाइयां जो हैं वो ठहरने का नाम नहीं ले रही हैं। कितने सारे लोगों ने कांग्रेस बिल्कुल इन चुनावों के बीच में छोड़ दी। तो ये सारी बॉटलनेक्स है जिनके साथ जूझना है रमन भल्ला को, और उसके बाद रमन भल्ला को जुगल किशोर को टक्कर ही नहीं देनी है, बल्कि जैसे कांग्रेस कहती है कि हम मुश्किल कर देंगे बीजेपी के लिए इस सीट को जीतना, वो सारी उस तरह की परिस्थितियां बनानी है। मगर क्या वो परिस्थितियां बनेंगी? जैसे मैंने आपको कहा कि कार्यकर्ता अगर आपके पास है, हर बूथ पर अगर आपके पास आदमी है, तो एंटी इनकम्बेंसी कितनी भी हो, तब भी माहौल जो है वो इतना खराब नहीं होगा कि आपको लगेगा कि जी हमारा सब कुछ हिलने लगा है यहां से। तो कांग्रेस के नेताओं का भी देखना होगा कि जमीन पर उतरकर वो इस एंटी इनकम्बेंसी को अपने हक में कैसे चैनलाइज करवा पाते हैं, और यह भी देखना होगा कि नए जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इनके शामिल होने के बाद इस बार जुगल किशोर के पाले में कितने वोट आते हैं।